हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोगों ने पढ़ लिया था और हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आदिकाल। आदिकाल में सबसे पहले हम पूर्व पीठिका पढ़ेंगे, उसके बाद आदिकाल के थोड़ा सा पूर्व पीठिका के बारे में पढ़ेंगे और रामचंद्र शुक्ल के कथन और उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य क्या है आपके आदिकाल में, थोड़ा सा उसके बारे में पहले हम फोकस करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आदिकाल में जो है आपका रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के बारे में क्या आपका कहा था, तो उसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था को ही प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो है आपका रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इन्होंने आदिकाल को 1050 से लेकर 1375 तक समय माना है इन्होंने संवत में। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अभ्रंश नाम जो है पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से माना जाता है। इनके पिता घोसेन थे, जिन घोसेन ने जो है संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश, इन्हें तीनों का कवि माना जाता था। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धों की जो उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा थी। ठीक है, जो सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा थी वो मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी का भाषा थी। और पुरानी हिंदी की जो व्यापक का भाषा था वो ढांचा उसका सौरसेनी प्रसूत अभ्रंश या पश्चिमी हिंदी माना जाता है। और इसके बाद करें हम, इन्होंने जो है कथन दिया था जो कि बहुत ज्यादा पेपरों में भी पूछा जाता है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं जिन्हें लगाकर लोग गीत गोविंद के पदों को भी जो है आपका आध्यात्मिक संकेत बताया जाता है। और विद्यापति के इन पदों को भी जो है कुछ पद उन्होंने लिखे हैं तो उसको भी माना जाता है। तो आपका ये सबसे ज्यादा इसमें कथन आपके इम्पोर्टेंट है। बाकी ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट्स हैं आपके इम्पोर्टेंट, तो ये आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। पूर्व पीठिका है इनकी। आगे हम बात करते हैं आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य में आपका सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत भाषा हिंदी का जो तात्पर्य है वो प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। ठीक है, प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है। उसके बाद हम बात करेंगे कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था, एक पुरानी अपभ्रंश का, दूसरी बोलचाल की देसी भाषा का। विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था, एक पुरानी अपभ्रंश का और दूसरी बोलचाल की देसी भाषा का। और उसके बाद बात करें गाहा या गाथा कहने से आपका प्राकृत का बोध होता है, दोहा या दोहा कहने से आपका जो है अपभ्रंश का बोध होता है। ठीक है, दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। उसके बाद हम बात करते हैं भरत मुनि ने जो उनकी पुस्तक है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र में उन्होंने जो है अपभ्रंश नाम न देकर जो है लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में। उसके बाद हम बात करते हैं 84 सिद्धों की। 84 सिद्धों में आपके पूछा जाता है अगर सिद्ध कितने हैं तो आपके 84 सिद्ध हैं। 84 सिद्धों में 4 योगिनी थी जिनके नाम है आपके मेखलापा, मणिभद्रा, कनपलापा और लक्ष्मीकरा। ये आपके 4 योगिनियों के नाम हैं। आपका इसमें आपका एक आदिकाल के बारे में थोड़ा सा बेस बनने के बारे में है कि आपका जो है इनके बारे में बताया गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने इनके क्या विचार थे, उनके क्या थॉट थे। उसके बाद हम बात करते हैं उसके थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में कि उसमें उनके अपभ्रंश और प्राकृत भाषाओं के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम 84 सिद्ध जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 योगिनियों के बारे में। आपके 4 योगिनी इसमें आपको एकदम नाम याद होने चाहिए, क्या क्या नेम है आपका। सबसे पहले मेखलापा हो गया, मणिभद्रा हो गया, कनपलापा हो गया और लक्ष्मीकरा हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दोहा या दोहा कहने से किसका बोध होता है, तो आपका अपभ्रंश भाषा, और आपका गाहा या गाथा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपको रटना पड़ेगा और अच्छे से समझना भी पड़ेगा ताकि आप गलती ना हो पेपर में कोई भी पॉइंट्स आता है। और सबसे पहले जरूरी है कि आप पीवाईक्यू जरूर लगाते रहिए। ठीक है, पीवाईक्यू आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक पढ़िए उसका पीवाईक्यू जरूर रखिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में। सिद्धों में जो है आपके सबसे पुराने जो थे वो सरह थे, सरह यानी सरोजवा जिनका नाम भी था, तो सिद्धों में सबसे पुराने आपके सरह थे।
और गोरखनाथ का नाथ पंथ जो है मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही था। गोरखनाथ का जो नाथ संप्रदाय था गोरखनाथ का, वो मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप था। और नाथों की जो संख्या है वो 9 मानी गई है। ये इनका सिद्धांत है गोरच सिद्धांत संग्रह। उसमें आपका 9 सिद्धों के नाम बताए गए हैं आपके। और जैसे नागार्जुन हो गए, जड़ भरत, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरचनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। ये 9 नाथों के 9 नाथ के जो 9 हैं उनके नाम बताए गए हैं आपके। इन 9 को आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि 9 के नाम आपको याद होने चाहिए। कभी पूछ लिया जाता है कि आपके 9 नाथ में कौन नहीं आता है, आपका 4 ऑप्शन में दे दिया गया और एक आपका नहीं रहेगा, तो आपको वहां पर पहचानना रहेगा। तो इसलिए आपके 9 के नाम के जो है आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सिद्धों में आप सबसे पहले आपको पता है 84 सिद्ध हैं। 84 सिद्धों में आपको सबसे पुराने जो है आपके सरप्पा सरा माने जाते हैं। और 4 योगिनियों के नाम आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, 4 योगिनियों के नाम और आपके 9 नाथों की संख्या आपको 9 बताई गई है, जो आपको 9 के नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 9 के नाम आपके जो है नागार्जुन, जड़ भरत, सत्यनाथ, भीमनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन, ये आपको अच्छे से रट जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा इसमें तथ्य नहीं रटने की ज़रूरत है, जो कुछ पॉइंट है आपको वो लर्न करने की ज़रूरत है, बाकी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, बेसिक है इसमें, तो इसलिए पूर्व पीठिका में आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। और जो पॉइंट लिखाए गए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप कुछ पॉइंट्स हैं उनको रट लीजिए। ठीक है, और कोशिश यही करिए कि आप अच्छे से डेडिकेटेड होके जो है 3 मंथ्स में अच्छे से पढ़ाई करिए, और पीवाईक्यू जितना हो सके उतने से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के नहीं आते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप अगर बुक है तो आप उससे भी पढ़िए। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू।